નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5 સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું. આગળના વિડીયોમાં આપણે આ પાઠની સમજૂતી જોઈશું. હવે આપણે સ્વાધ્યાયની સમજૂતી જોઈશું. सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं. जीवंत यानी जीवित, जीता जागता. मातृभाषा यानी परिवार की भाषा. वैश्विक यानी विश्व संबंधी. बृहद यानी बड़ा, महान, भारी. विरासत यानी धरोहर. दस्तकार यानी शिल्पकार. दरकार तो जरूरत. उत्कृष्ट तो उत्तम, श्रेष्ठ. विघ्न यानी बाधा, अड़चन. पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके वह. बहुगुणक यानी बहुत, अधिक. निष्ठा यानी श्रद्धा, विश्वास. अनुत्पादक जो उत्पादन न करे वो. अतिविशिष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण. सामरिक यानी समर या युद्ध से संबंध रखने वाला. खाका यानी ढांचा, नक्शा, मसौदा, आलेख. प्रचुर यानी पर्याप्त. तो चलो अभ्यास. अभ्यास में है प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो उत्तर है, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो निम्नलिखित प्रश्न पूछता. प्रश्न 1 है, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? प्रश्न 2, नंबर 2, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? नंबर 3, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है. जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? नंबर 4, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? प्रश्न 2, प्रश्न 2, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है. उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया. तो डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा. इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली. प्रश्न 3, आपकी यादगार घटना बताइए. यहाँ आपकी जो यादगार घटना हुई हो अब तक की वो आपको यहाँ एक लिखनी है. प्रश्न 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है. कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की. इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है. तो इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम के विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ. विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ. मैं वैज्ञानिकों जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ और घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ. प्रश्न 5 है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो उत्तर है, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ. तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता. इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता. मेरे मित्र इससे मुझे सहयोग भी देते हैं. आगे प्रश्न 2 है, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए. ये परिच्छेद आपको पढ़ना है और लिखना है. तो यहाँ लिखा हुआ है, व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए. व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति से असंतुलित आ जाता है. श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए. व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है. आगे प्रश्न 3 है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए?
मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचते विचारते सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। आगे प्रश्न 4 है, अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो सन 2020 में मैं देख रही हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं, कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा हैं। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां कराटे से दोपहिया वाहनों पर आ जा रही है। फराटे से नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखा। यहाँ 2 होटल हैं। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रॉबर्ट बैर का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। चलो स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? तो हम उत्तर लिखेंगे कि पढ़े हुए से ज़्यादा देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। प्रश्न 2 है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। आगे हैं प्रश्न, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा था? तो उत्तर है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत के सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों की सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आगे है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो हम लिखेंगे कि राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्त होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बचाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। आगे प्रश्न है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है और देश में आतंकवादी घुस आए हो तो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान से ही उससे निपटते हैं।
देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेनाएं देशवासियों की रक्षा करती है। आगे प्रश्न 2 है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है जी तोड़ मेहनत करना, तो उसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। वाक्य बनाएंगे, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। नंबर 2, महारत हासिल करना, तो विद्यार्थी इसका अर्थ बनेगा योग्यता प्राप्त करना। हम वाक्य बनाएंगे, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। आगे प्रश्न 3 है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ कहानी के मुद्दे दिए गए हैं कि एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो हम कहानी बनाते हैं। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मण ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में से सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले को खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घोड़ा नेवले पर पटका। नेवला वही ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा बहुत दुख हुआ। सीख हमें मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। आगे है प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद करिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। तो આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर द्वारा ज આપણે બધા काम કરીએ છીએ। इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तेना माटे शरीर स्वस्थ रहे ते खूब जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर ने स्वस्थ रखवा माटे कसरत करवी जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। कसरत थी शरीर मजबूत अने सुडौल बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। शरीर में आलस्य नहीं रहता। दरेक अंग में स्फूर्ति आवे छे अने शरीर में आळस रहती नहीं। विद्यार्थी मित्रों, आगे है भाषा सज्जता। सर्वनाम। आप सर्वनाम एवं प्रकार पढ़ चुके हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। पहला है हम पाठशाला जाएंगे। तो यहाँ वाक्य में हम वह सर्वनाम है और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 है यह मेरी किताब है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वाक्य में यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 3 है कोई आ रहा है। तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4 तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। नंबर 5 यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। तो यह और जिसने वह संबंधवाचक सर्वनाम है।
आगे, मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और स्वयं वो निजवाचक सर्वनाम है। चलो आगे देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द को ध्यान से पढ़िए। तो हमें यहाँ ध्यान से पढ़ना है। मैं कल गांव जाऊंगा, बहुवचन हम कल गांव जाएंगे। नंबर 2, मेरी किताब कहाँ है, बहुवचन में हमारी किताबें कहाँ हैं। आगे नंबर 3, एक वचन, उसे कल बुखार था, बहुवचन में उन्हें कल बुखार था। नंबर 4, यह कौन है, तो बहुवचन में बनाएंगे ये कौन है। नंबर 5, तुझे क्या चाहिए, तो बहुवचन बनेगा तुम्हें क्या चाहिए। तो उपयुक्त रेखा किन शब्द में मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन रूप है, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें उनके बहुवचन रूप है। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा, तो हम लिखेंगे यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा, तो मैं से मुझसे आएगा। नंबर 2, पापा ने खाली जगह बुलाया है, तो तुम काम बनाएंगे तुम्हें, पापा ने तुम्हें बुलाया है। नंबर 3, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता, वह का हमें बनाना है कि जो लड़की यहाँ खड़ी है, जो लड़की वहाँ खड़ी है उसे मैं उसे नहीं जानता। नंबर 4 है, लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगी, तो यह कहाँ बनाएंगे, लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। आगे नंबर 5, यह काम खाली जगह लोगों ने किया, तो कौन से हम बनाएंगे, यह काम किन लोगों ने किया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारी इस पाठ की स्वाध्याय की समझूती भी समाप्त होती है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मित्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।